आज के इस क्लास में एक बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट, महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग और वो विषय है समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का। आप 5 विषय रखे हैं, 5 सब्जेक्ट रखे हैं और अगर 5 सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत बन जाए, तो आप टॉपर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक बच्चा अगर 400 प्लस अंक लेकर के आता है, तो उनसे पूछिएगा कि वो किस तरह से मेहनत करता है। उनका जो मेहनत होता है वो पाँचों सब्जेक्ट में लगभग बराबर होता है, क्योंकि वो जानता है कि हर सब्जेक्ट का जो मार्क्स का जो वेटेज है वो बराबर है और हर सब्जेक्ट में अच्छा पकड़ बनाने के बाद ही हम 400 प्लस आंकड़ा पार कर सकते हैं, 450 प्लस आंकड़ा पार कर सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत ही खास विषय है आपका ये। और इस सब्जेक्ट में आप सभी तरह से लगभग इसमें सभी सब्जेक्ट का टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का भी टॉपिक इसमें आपको मिलेगा। और ये जो चैप्टर पढ़िएगा ना, तो आपको समाज के बारे में, समाज की संस्कृति, समाज का रीति रिवाज, सारे चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, कहें जितना तारीफ करें उतना कम है। जब आप इनको पढ़ लीजिएगा ना, तो हमसे पूछिएगा कि इससे बेस्ट अगर आपको कहीं समझ में आए, तब फिर हमको कहना, क्योंकि हमको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस लेवल है। क्योंकि जब सर पढ़ाते हैं तो एक एक टॉपिक को क्लियर करके समझाते हैं। आपकी जो क्लास हैं, सर की जो क्लास हैं, बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल एकदम एक तरह से स्लो मोशन में, ये नहीं कि जल्दी हड़बड़ी करना है उस तरह से नहीं, बिल्कुल एक तरह से पढ़ाने का जो तरीका होता है उस तरह से आपको समझाते हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा। और इसलिए आप लोग ईमानदारी से पूरा क्लास को कीजिए। और ये चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट के बाद आपकी शुरुआत हो रही है। इस तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे सभी सब्जेक्ट का। और ये आपका चैप्टर फर्स्ट को बहुत इंटरेस्ट के साथ कवर कीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि ये सब्जेक्ट का जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर को प्लीज़ आप लोग शेयर ज़्यादा कीजिएगा, है ना? क्योंकि जब शेयर ज़्यादा कीजिएगा तो सभी बच्चों को पता चलेगा और वो भी एक तरह से लाभान्वित होंगे और वो भी अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, आगे हम अपनी बातों को विराम देते हैं, फिर हम अपना सब्जेक्ट के साथ आपके साथ लाइव क्लास में मिलेंगे। तब तक सर जो है आपको सारा चीज़ आपको कवर कराते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लग गए होंगे। मैं अलीन सर सफल एकेडमी की इस प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, तो आज फाइनली हम लोग सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर को लेके आए हैं और फर्स्ट चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी का अध्ययन करेंगे इस क्लास में। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को सर ने बताया, जिस तरह से आपको सर बताए सब चीज आपको सही बताएं, पूरा आपको उसी तरह से लगे रहना है। और आप हम पर यकीन रखिए, मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको ना कोई किताब खोलने की आवश्यकता होगी, ना किधर दूसरी तरफ आपको भटकने की जरूरत होगी। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होगा समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का, क्या भारतीय समाज एक परिचय, उसको हम लोग आज क्या करेंगे, कवर करेंगे, यानी उसका थ्योरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि प्यारे बच्चों, हम लोग ने क्या किया था, इससे जो पहला वीडियो किया था, यानी इससे जो पहला क्लास था, इससे पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का सिलेबस को जाने थे, है कि नहीं? आप सभी को पता होगा। आप में से यदि कोई भी सिलेबस का वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सोशियोलॉजी का जो सिलेबस का वीडियो उसको आप देख लेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, जब आप किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी को स्टार्ट करते हैं, उसका जो अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए ये महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप उस सब्जेक्ट का सिलेबस को जान लें। यदि आप सिलेबस को जान लेंगे तो आपके लिए जो है ना, जो तैयारी है वो बहुत ही आसान हो जाएगी और बहुत चीजें आपके लिए क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो सिलेबस का वीडियो नहीं देखे वो सिलेबस का वीडियो को देख लेंगे। सिलेबस का वीडियो देखने के लिए आपको नॉर्मल सी काम करना है, एक आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाना, यूट्यूब में सर्च करना है क्लास 12 सोशियोलॉजी फुल सिलेबस बाय सफल एकेडमी। ठीक है, आपको लास्ट में बाय सफल एकेडमी लगा देना है। जैसे ही आप क्लास 12 सोशियोलॉजी फुल सिलेबस बाय सफल एकेडमी लिखेंगे, उस तरह से आपको क्या होगा, मेरा सिलेबस का वीडियो आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, एक बार मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग फटाफट से एक बार क्लास को जमकर शेयर कर दीजिए और जो जो लाइक नहीं किया अब तक लाइक कर दीजिए और जो चैनल में पहली बार आए वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए अपनी क्लास का आगाज करते हैं, यानी उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग के सामने दिख रहा होगा प्यारे बच्चों कि आज का जो क्लास है वो क्या क्लास 12 का है। ठीक है, हम लोग क्लास 12 का अध्ययन कर रहे हैं और उसका आज कौन सब्जेक्ट का है, सोशियोलॉजी का है। ठीक है, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का क्लास है और समाजशास्त्र का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी अध्ययन करेंगे। कौन सा? फर्स्ट चैप्टर का। तो फर्स्ट चैप्टर कौन है हम लोग का? हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है भारतीय समाज एक परिचय,
यानी भारत की जो समाज है, भारतीय समाज को हम लोग क्या करेंगे, एक परिचय के रूप में देखेंगे कि भारतीय समाज क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसकी धर्म कैसा है, मतलब कितने तरह के धर्म के लोग रहते हैं, उसकी संस्कृति क्या है, उन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद फिर डॉट क्लास होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग का स्टेप बाय स्टेप हर क्लास को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का क्लास हम लोग का कौन सा, सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या, भारतीय समाज एक परिचय, उसी को हम लोग क्या करेंगे आज अच्छे से देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे सरल शब्दों में, आसान भाषा में। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लास का आगाज करते हैं। देखिए आपका कौन सा है, फर्स्ट चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, भारतीय समाज एक परिचय। ठीक है, इसी को हम लोग कवर करेंगे। और आपके सामने एक इमेज दिखता होगा, ये क्या प्यारे बच्चों, आपका जो एनसीईआरटी का बुक होता है ना, एनसीईआरटी का बुक का फर्स्ट चैप्टर का इमेज है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा हम लोग का, भारतीय समाज एक परिचय। देखिए भारतीय समाज को यहाँ दिखाया गया है कि हमारी जो समाज है वो कैसा, उसकी संस्कृति कैसा, उसी को यहाँ हर इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, यदि आप लोग के पास एनसीईआरटी का बुक नहीं है तो आप लोग खरीद लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं आज हम लोग का क्या है, फर्स्ट क्लास है, यानी सोशियोलॉजी का समाजशास्त्र का फर्स्ट क्लास है। इसलिए मैं आपको सोशियोलॉजी के बारे में, समाजशास्त्र के बारे में एक बार अच्छे से नोट यानी व्हाइट पेज के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, हम आप लोग को एक बार व्हाइट पेज के माध्यम से समझा देते हैं कि समाजशास्त्र होता क्या है। सोशियोलॉजी यानी इसको हिंदी में क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, आपका समाजशास्त्र। क्या, समाज शास्त्र। ठीक है, क्या है, समाजशास्त्र। यदि बात करें प्यारे बच्चों आपका समाजशास्त्र का, तो समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। कितना, दो शब्दों से। एक आपका हो गया क्या, समाज, दूसरा आपका क्या हो गया, शास्त्र। ठीक है, एक क्या है समाज, दूसरा क्या, शास्त्र। प्यारे बच्चों यदि बात करूं समाज के बारे में, तो समाज का अर्थ होता है कि लोगों का एक ऐसा समूह जो आपस में क्या करते हैं, रहते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं और अनेक तरह के भाषा बोलते हैं, अनेक तरह के क्या कहते हैं, धर्म के मानने वाले लोग होते हैं और अलग अलग तरीके के त्योहार मनाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, एक समाज कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, समाज। और जब शास्त्र की बात करूं प्यारे बच्चों आपका, तो शास्त्र का मतलब होता है क्या, कि अध्ययन करना, यानी किसी चीज का वैज्ञानिक अध्ययन करना। ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप क्या हो गया आपका, समाजशास्त्र का। यदि पूर्ण रूप की बात करूं तो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता, आपका समाजशास्त्र कहलाता। यानी इसका कहने का मतलब है कि समाज तथा समाज में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध क्या है, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से संबंध स्थापित करते हैं, वो एक दूसरे के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, इन सभी चीजों का हम लोग क्या करेंगे, वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, उसी को ही क्या कहा जाता है, आपका समाजशास्त्र कहा जाता है। अब बात करूं प्यारे बच्चों आपका कि जो समाजशास्त्र है इसका पिता किसे कहा गया है, क्या, पिता, यानी पिता या फिर उसी को जनक कहा जाता है। ठीक है, इसका पिता किसे कहा गया है, तो इसका पिता प्यारे बच्चों आपका ऑगस्टे कॉम्टे को कहा गया। किसको, ऑगस्टे कॉम्टे। ठीक है, ठीक है, इसका पिता किसे कहा गया, इसका जनक ऑगस्टे कॉम्टे को कहा गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब प्यारे बच्चों हमने आपको क्या किया, एक व्हाइट पेज के माध्यम से समझा दिया कि सोशियोलॉजी होता क्या है, समाजशास्त्र होता क्या है, और उसका पिता यानी जनक किसे कहा गया है। तो समाजशास्त्र बेसिकली प्यारे बच्चों आपका समाज तथा शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। समाज का अर्थ होता है लोगों का एक ऐसा समूह जो आपस में संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो एक अलग अलग संस्कृति के रहने वाले हैं, यानी अलग अलग धर्म को मानते हैं, उन्हीं लोगों को, उन्हीं चीज का सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, समाज कहा जाता है कि नहीं। उसका शास्त्र की बात करूं तो शास्त्र का अर्थ होता है किसी भी चीज का वैज्ञानिक अध्ययन करना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, अब बात करो समाजशास्त्र का पिता किसे कहा गया, तो समाजशास्त्र का पिता प्यारे बच्चों आपका किसको, ऑगस्टे कॉम्टे को कहा गया। ठीक है, ऑगस्टे कॉम्टो। ठीक है, ऑगस्टे कॉम्टे को कहा गया है। अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब बारी बारी से एक एक करके हम चीजों को देखते हैं। हमने क्या किया, आप लोगों को समाजशास्त्र के बारे में एक सार्थ बता दिया, एक छोटा सा रूप बता दिया आपको एक व्हाइट पेज के माध्यम से। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों हम लोग का फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि समाजशास्त्र होता क्या है। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक छोटा सा रूप उसका बताया था, उसी को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। कहता है क्या, समाजशास्त्र, क्या समाजशास्त्र, क्योंकि हम लोग आज क्या समाजशास्त्र को पढ़ रहे हैं और पहला चैप्टर हम लोग का पहला क्लास है, तो भाई किसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसको जानेंगे ना
यदि आप बाइक पर बैठेंगे, बाइक चलाना चाहेंगे, तो जब आप सबसे पहली बार बाइक पर बैठेंगे तो सब उससे पहले आप क्या करेंगे, पहले बाइक के बारे में जानेंगे ना कि भाई उसका सिस्टम क्या, उसमें होता क्या है, उसमें क्या होता है कि गियर होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है, एक्सीलरेटर होता है कि नहीं। तो उन सभी चीजों के बारे में जानना जरूरी होता है। तो ठीक उसी तरह से प्यारे बच्चों, जब हम लोग किसी विषय को जानेंगे यानी किसी विषय का स्टार्ट करेंगे, किसी विषय का अध्ययन करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस विषय को जानेंगे। तो आज का विषय हम लोग का क्या, समाजशास्त्र, इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, समाजशास्त्र को जानेंगे। ठीक है, तो ये क्या आपका समाजशास्त्र दिख रहा होगा। तो आइए क्या कहता है, कहता है कि समाजशास्त्र वह विषय है जिसमें समाज और उसमें रहने वाले लोगों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी समाजशास्त्र वह विषय है जिसमें समाज तथा उसमें रहने वाले लोगों के बीच का आपसी संबंधों का क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, आपका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अर्थात समाजशास्त्र समाज के व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, समाजशास्त्र जो है समाज के व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन पर क्या है, आधारित है। ठीक है, मैंने आप लोग को वही बताया था। तो वही बात है, कहने का मतलब है समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र समाज तथा समाज में रहने वाले लोगों के बीच का जो आपसी संबंध है उसी को बताता है, यानी उसी का अध्ययन कराता है। और वो अध्ययन किस तरह से होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। वही क्या कहलाता है, आपका समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद पर बच्चों बात करो आगे की, तो आगे कहता है, क्या कहता है कि समाजशास्त्र यह समझने में मदद करता है कि लोग समाज में कैसे रहते हैं, उनकी आदतें कैसी है, यानी वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, वह एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, और समाज कैसे बदलता है। ठीक है, ठीक है। अब आगे प्यारे बच्चों, आगे कहता है कि समाजशास्त्र यह समझने में मदद करता है कि लोग समाज में कैसे रहते हैं, उनकी आदतें कैसी है और वह एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, और समाज में कैसे बदलाव आता है, यानी समाज में जो बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, वह कैसे आता है, यह क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। यानी समाज में लोग, समाजशास्त्र जो है हम लोग को यह मदद करता है, यह बतलाने में, यह समझने में मदद करता है कि समाज में एक दूसरे के साथ कैसे लोग आपसी संबंध बनाते हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उनकी आदतें कैसी है और समाज कैसे बदलता है, उन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग को कौन कराता है प्यारे बच्चों, तो यही समाजशास्त्र विषय कराता है। ठीक है, अब आगे कहता है कि समाजशास्त्र का उदय यूरोप में हुआ था। यदि आपको पूछ लिया जाए कि समाजशास्त्र का उदय कहां हुआ था, तो आपको क्या जवाब देना है कि समाजशास्त्र का जो उदय हुआ था वो यूरोप में हुआ था। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी दार्शनिक, कौन, फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्टे कांटे, यानी ऑगस्टे कांटे, हमने पहले भी बताया आपको, उसी को ही क्या कहा जाता है, समाजशास्त्र का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऑगस्टे कांटे ने किया था, और कब किया था, 1839 में किया था। ठीक है, इसमें 2-3 लाइन आपका ऑब्जेक्ट के लिए पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो ये आपको बोलेगा कि भाई समाजशास्त्र जो है उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपको जवाब देना है कि फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्टे कांटे ने किया था। और कब किया था, तो आपको क्या जवाब देना है, 1839 में किया था। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको पूछ लिया जाए तो आप आसानी से इसका जवाब दे सके। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे कहता है प्यारे बच्चों आपका क्या है, इनकी भूमिका, कि ये जो समाजशास्त्र है इसकी भूमिका क्या है। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या इसकी भूमिका है, क्या इसका भूमिका, यानी इंट्रोडक्शन। कहता है कि भारतीय समाज विविधताओं से भरा हुआ है, यानी भारतीय जो समाज है वो क्या, विविधताओं से भरा हुआ है। हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे भारत जो देश है इसमें क्या है, अनेक अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक अनेक जाति के लोग रहते हैं, वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनकी संस्कृति अलग अलग होती है कि नहीं। तो इसलिए भारत क्या है, एक विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति और परंपराओं का मिश्रण मिलता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि नहीं, क्या करता है, इन सभी का मिश्रण मिलता है। फिर भी यह समाज एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। यह तो भले ही ठीक है, हमारा देश विविधता वाला है, यानी हमारे देश में अनेक धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के मानने वाले हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनकी संस्कृति अलग अलग है। फिर भी हमारे जो भारतीय समाज है उसमें क्या एकता, यानी वो एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। ठीक है, इसलिए उसके बाद इस अध्याय में भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं जैसे विविधताओं और एकता को विस्तार से समझाया गया है। यानी ये जो विषय प्यारे बच्चों, इसमें भारतीय समाज की जो विविधता है वो विशेषता है और इसकी एकता, उसको सही से एकदम विश्लेषित किया गया, यानी उसको आसानी से समझाया गया, विस्तार से उसको समझाया गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों हम लोग का क्या,
भारतीय समाज की विशेषताएं। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, भारतीय समाज की विशेषताएं। दिख रहा होगा, ठीक है। हम लोग इसमें देखेंगे एक एक करके, जो भारतीय समाज है उसकी विशेषताएं क्या, उसको ही हम लोग देखेंगे। देखिए आपके सामने सबसे पहले वर्ड है प्यारे बच्चों, यानी सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है आपका, बहुलतावाद, ठीक है, प्लुरलिज्म, ठीक है, प्लुरलिज्म यानी बहुलतावाद। दिख रहा होगा, बहुलता का मतलब, बहुल का मतलब क्या होता है, अधिक, तो इससे आपको पता चल जाता होगा कि बहुलतावाद यानी अधिक, है कि नहीं, यानी विभिन्नता। यानी हमने पहले भी पढ़ा कि भारत क्या एक विविधताओं वाला देश है, जिसमें अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, उसकी संस्कृति अलग है कि नहीं। तो ये देखिए उसी चीज का ये क्या है, एक इमेज है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, जैसे ये क्या है, हर धर्म का क्या ये चिन्ह है कि नहीं, हर धर्म का क्या है, जैसे हमारा देश जो है, हमारे देश का एक क्या है, चिन्ह है, यानी फ्लैग भारतीय, है कि नहीं, भारतीय झंडा, है कि नहीं, नेशनल फ्लैग। ठीक उसी तरह से हर धर्म का अपना अपना एक चिन्ह होता है, तो उसी चीज को दिखाया गया है बहुलतावाद, है कि नहीं। यानी भारत में इतने तरह के, इसी तरह के कई धर्म रहने वाले हैं, जिसका क्या है, जैसे ये हिंदू का है, ये मुस्लिम का है, ये क्या है, ईसाई का है कि नहीं। इसी तरह से हर धर्म का क्या अलग अलग चिन्ह है, तो उन सभी चिन्हों को दिखाया गया है, यही क्या कहलाता है आपका बहुलतावाद। यानी भारत में अनेक धर्म के लोग मानने वाले हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और उनकी संस्कृति भी अलग है, ठीक है। तो ये उसका क्या है, चित्र है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं बहुलतावाद क्या होता है, हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं, ठीक। कहता है कि भारत में अनेक धर्म, जातियां, भाषाएं और संस्कृतियां विद्यमान है। यानी हमारा जो देश है भारत, उसमें अनेक धर्म, जाति, संस्कृति और क्या है, उसकी जो विशेषताएं या संस्कृतियां, वो भाषाएं, सभी चीज क्या है, विद्यमान है कि नहीं। उसके बाद कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्मों के अनुयायी का मतलब होता है मानने वाला। ये सभी जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि जितने भी तरह के जो धर्म है, बहुत सारे इसी तरह से कई अनेक प्रकार के धर्म के अनुयायी यानी मानने वाले लोग यहां रहते हैं। अनुयायी का मतलब क्या होता है, मानने वाले, ठीक है। उसका आगे है प्यारे बच्चों आपका कि विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के बावजूद लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सह अस्तित्व की भावना रखते हैं, यानी मित्रता की भावना रखते हैं। यानी इसका कहने का मतलब यह है, भले ही हमारा जो देश है उसमें अनेक तरह करके यानी विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, उनकी जाति अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी भाषाएं अलग है, फिर भी जो हमारे देश के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, आपसी सहमति रखते हैं, यानी वो मित्रता की भावना रखते हैं, ठीक है, यानी सह अस्तित्व की भावना रखते हैं। समझ में आ रही बात। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे प्यारे बच्चों हम लोग का क्या, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, क्या है, धर्मनिरपेक्षता। आइए देखते हैं क्या होता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता बेसिकली होता है प्यारे बच्चों, धर्म को राज्य से अलग रखना ही क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। यानी इसका कहने का मतलब यह है, जो राज्य होता है, जो सरकार होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, वह किसी धर्म को मतलब ज्यादा महत्व नहीं देगा, उसके लिए सभी धर्म क्या होगा, समान होगा, यानी बराबर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्या है धर्मनिरपेक्षता, यानी सेकुलरिज्म, है कि नहीं। सेकुलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता देखते हैं। कहता है कि भारतीय समाज की विशेषता है जिसका अर्थ है कि, जैसे ये नीचे है, परंतु ये मैं पहले आप लोगों के लिए क्या एक इमेज लेकर आया हूं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, जैसे ये मुस्लिम दिख रहा होगा या हिंदुओं का दिख रहा होगा, है कि नहीं। इसी तरह से अनेक अनेक धर्म की ये क्या है, चिन्ह है कि नहीं, और उन सभी में क्या है, एकता है। आपको दिख रहा होगा ना, ये जितने भी लोग हैं ये अलग अलग धर्म के रहने वाले हैं, ठीक है। ये जितने भी लोग आपको दिख रहा है ये क्या है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। जैसा देखिए यहाँ एक बुर्का पहन के एक महिला है, उसके बाद ये देखिए ये सिख साहब है कि नहीं, जो क्या एक वो पगड़ी बांधे हुए वो लोग रहते हैं, है कि नहीं। इसी तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हर धर्म के लोग यहाँ है, और उसमें देखिए एक आपको ये इस तरह से हाथ दिख रहा होगा, ये एकता को साबित करता है, यानी ये क्या एकता का प्रतीक है, ठीक है, ये एकता का प्रतीक है, ठीक। तो ये क्या है, इमेज के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं कि यही क्या है, धर्मनिरपेक्षता, यानी सभी धर्म एक है, किसी धर्म को बराबर मतलब अलग नहीं माना गया है, ना किसी धर्म को ज्यादा वैल्यू दिया गया है, ना किसी धर्म को कम वैल्यू दिया गया है। यानी भारत में जितने भी धर्म है सभी को समान वैल्यू दिया गया है, समान महत्व दिया गया है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या कहता है। अब आगे कहता है प्यारे बच्चों कि राज्य जो है क्या, राज्य किसी धर्म को अपना आधिकारिक धर्म नहीं मानता। यानी राज्य जो है, यानी जो देश है, जो भी देश धर्मनिरपेक्ष वाला होगा,
धर्मनिरपेक्ष देश होगा उसके लिए कोई भी धर्म आधिकारिक धर्म नहीं होगा, उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्म को समान मानेगा यानी बराबर मानेगा। ठीक, आगे कहता है कि सभी धर्म को समान सम्मान और स्वतंत्रता दी जाती है। यानी जो देश धर्मनिरपेक्षता वाला देश होता है, जैसे हमारा देश क्या धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हमारे देश में क्या है, मतलब सभी धर्म को समान सम्मान देगा और उसको बराबर स्वतंत्रता दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि भाई कोई धर्म मान लिया कि हिंदू है, अब उसको हम ज्यादा सम्मान देते हैं, उनको ज्यादा स्वतंत्रता है कि भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने धर्म की प्रचार प्रसार कुछ भी कर सकते हैं, और जो अदर धर्म के उसको कम मतलब स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक उसी तरह से ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई मुस्लिम है तो उस धर्म को ज्यादा सम्मान दिया जाएगा और उसको ज्यादा स्वतंत्रता दिया जाएगा कि आप ज्यादा आपको ज्यादा स्वतंत्रता, आप अपने धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकते हैं और बाकी को कम दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो धर्मनिरपेक्ष देश होगा उसमें सभी धर्म को समान माना जाएगा और उसको बराबर स्वतंत्रता दी जाएगी। ठीक है, यह है क्या धर्मनिरपेक्षता की विशेषता। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त है। किसके द्वारा? संविधान द्वारा प्राप्त है। यानी हमारा देश जो भारत है इसमें सभी लोगों को, हर नागरिक को अपने धर्म का प्रचार करने प्रसार करने का संवैधानिक अधिकार दिया गया है। यानी चाहे कोई भी लोग है वो किसी भी धर्म से आते हैं, उसको यह संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने धर्म का सम्मान करे और अपने धर्म का क्या करे, प्रचार प्रसार करे। ठीक है, ये हमारी देश की क्या है, खूबसूरती है। ठीक, इसलिए सभी विश्व लेवल पर हमारे देश को एक महान देश के रूप में माना जाता है, इसी चीज को देखते हुए। ठीक है, अब देखते हैं आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है प्यारे बच्चों कि धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य समाज में धार्मिक सहिष्णुता और सौहार्द को बनाए रखना है। यानी जो धर्मनिरपेक्षता है उसका अर्थ यही होता है कि जो देश है उसमें धार्मिक जो सौहार्द है और उसकी सुंदरता को कायम किया जाए, यानी बनाए रखा जाए, उसको बरकरार रखा जाए। यह धर्मनिरपेक्षता का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिया कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, उसको अच्छे से हम लोग समझ गए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बातें अच्छी से समझ में आ रही होगी और आप लोगों को चीजें आसान लग रहा होगा और क्लास में मजा आ रहा होगा, नहीं क्लास इंटरेस्टेड लग रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है हम लोग का प्यारे बच्चों बहुभाषिकता। क्या है? बहुभाषिकता। बहु का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, भाषिकता मतलब यानी भाषा बोलने वाला। इसका मतलब यही है कि ज्यादा भाषा बोलने वाला, यानी अनेक अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाला। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये बहुभाषिकता यानी लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं और 1600 से अधिक बोलियां बोली जाती है। यानी जो भारत है इसमें लगभग 22 के अनुसूचित भाषाएं हैं और लगभग 1600 बोलियां बोली जाती है। ठीक है, यदि बात करूं प्यारे बच्चों, ये जो 22 भाषा है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया गया। कौन सा? 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची। ठीक है, ये जो 8वीं अनुसूची में 22 संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को क्या किया गया है, उसको वैल्यू दिया गया है। ठीक है, यानी उसको मान्यता दिया गया भारतीय भाषा का। लेकिन परंतु जो बोलियां वो कितने प्रकार की बोली जाती है, तो लगभग 1600 से अधिक प्रकार की बोलियां बोली जाती है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि जो भारत में जो 22 भाषाओं को जगह दिया गया है तो कौन सा संविधान के कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो आपको क्या जवाब देना है कि 8वीं अनुसूची में। कौन सा? 8वीं। ठीक है, 8वीं अनुसूची। इसी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, उनका उल्लेख किया गया। ठीक है, अब आगे कहता है प्यारे बच्चों कि हिंदी और अंग्रेजी राजकीय भाषाएं हैं। यानी हिंदी और अंग्रेजी जो है वो क्या है, राजकीय भाषाएं हैं। लेकिन विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय भाषाएं जैसे बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती आदि क्या है, प्रयोग होता है। यानी जो अंग्रेजी और हिंदी है उसे राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है, परंतु कुछ राज्य के हर राज्य का अपना क्षेत्रीय भाषा होता है। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती और महाराष्ट्र में मराठी, है कि नहीं। उसके बाद क्या तमिल में क्या होता है, ये तमिल, है कि नहीं। उसके बाद तेलुगु, है कि नहीं। इस तरह से यानी सभी हर राज्य का अपना क्षेत्रीय भाषा होता है। वो अपना क्या करते हैं, अपने क्षेत्र लेवल पर वो क्या करते हैं,
उन अपने अपने राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, परंतु यदि आपको पूछा जाए कि भारत में राजकीय भाषा कौन सा है, तो आपको क्या करना है, हिंदी आपको जवाब देना है। ठीक है, आगे कहता है क्या प्यारे बच्चों, अब आगे आपका क्या, जाति व्यवस्था। ठीक है, यानी कास्ट सिस्टम। देखते हैं कि जाति व्यवस्था क्या है। ठीक है, क्या है ये, जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम। ये देखिए आपको जाति व्यवस्था यानी भारत में जो जाति व्यवस्था है वो दिख रहा है। यानी भारत की जो जाति व्यवस्था है वो क्या समान है, जैसे आपको इस चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा। इस इमेज में उसी को दिखाया गया कि भारत में जितने भी कास्ट है, जितने भी जाति है, वो क्या समान है और आपस में क्या करते हैं, एक समानता के साथ रहते हैं, मित्रता के भाव रखते हैं और एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये मुस्लिम दिख रहा होगा, ये सिख दिख रहा होगा, ये हिंदू दिख रहा होगा। इसी तरह से आपका जो जितने भी धर्म के लोग हैं उन सभी लोगों का यहाँ इमेज दिया गया, चित्र दिया गया, जिससे कि लोग समझ सके कि जो भारत है एक विविधताओं वाला देश है और इसमें सभी धर्म के लोग आपस में क्या करते हैं, दोस्ती के साथ यानी मित्रता के भाव रखते हैं और आपस में सही से यानी शांतिपूर्वक मित्रता के भाव से रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या कहता है इसके बारे में। ठीक, अब आगे क्या प्यारे बच्चों, आगे कहता है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को ऐतिहासिक महत्व है। यानी भारतीय समाज की जो जाति व्यवस्था है वो क्या है, ऐतिहासिक महत्व दिया गया है उसको। ठीक है, अब आगे कहता है कि जातियां मुख्यतः जन्म पर आधारित होती है और व्यक्ति का पेशा, विवाह और सामाजिक व्यवहार भी इससे प्रभावित होता है। यानी जो जातियां होता है, निश्चित सी बात है, वो क्या होता है, जन्म से ही आधारित होता है। यदि कोई बच्चा का जन्म हिंदू जाति में होता है तो वो अपने आप को हिंदू कहलाता है, और कोई जाति का किसी बच्चा का जन्म मुस्लिम समुदाय में होता है तो वो खुद को क्या कहलाता है, मुस्लिम कहता है कि नहीं, मुस्लिम कहलाता है। ठीक इसी तरह से जितने भी धर्म हैं, जिस बच्चे का जन्म जिस धर्म में होता है वो उसी धर्म से मतलब जाने जाते हैं, है कि नहीं। और वो चीज जो है क्या होता है, मतलब जो विवाह होता है और सामाजिक जो विचारधाराएं होती है, व्यवहार होती है, उन सभी को क्या करता है, प्रभावित करता है कि नहीं। हमारे इधर क्या लोग देखता होगा, अधिकतर जो हिंदू है वो हिंदू समाज में शादी करेगा, विवाह करेगा। जो मुस्लिम है मोस्टली ज्यादातर क्या करेगा, मुस्लिम समुदाय में विवाह करेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग का क्या है, मानसिकता बना हुआ रहता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे कहता है कि हालांकि आधुनिक काल में जाति व्यवस्था में बदलाव आ रहा है, परंतु जो आधुनिक काल है, अभी के काल में क्या है, जाति व्यवस्था में बदलाव आ रहा है। इसका कहने का मतलब यह है कि प्राचीन काल में यह जरूर था, यह धारणा जरूर बनी हुई थी कि यदि कोई मुस्लिम है तो वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय में शादी करेगा, और कोई हिंदू है तो वो सिर्फ हिंदू समुदाय में शादी करेगा। कोई हिंदू किसी मुस्लिम के साथ शादी नहीं कर सकता है, कोई मुस्लिम किसी हिंदू के साथ शादी नहीं कर सकता है। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या बदलाव आ रहा है, यानी कि अब हिंदू भी मुस्लिम के साथ शादी करता है, मुस्लिम भी हिंदू के साथ शादी करता है। भले ही इसका रेशियो, इसका जो परसेंटेज है कम है, परंतु इस तरह की बदलाव आ रही है कि नहीं, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, इस तरह की कई उदाहरण है, एग्जांपल्स है जो आप खुद जान गए हैं, आपको पता होगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे देखते हैं। अब अगला प्यारे बच्चों हम लोग का क्या, सामाजिक असमानता यानी सोशल इनइक्वालिटी। जो सामाजिक असमानता है हमारे देश में वो क्या है, उसको देखते हैं। ठीक है, क्या है, सामाजिक असमानता यानी सोशल इनइक्वालिटी। ये देखिए आपको सामाजिक असमानताओं के बारे में एक इमेज के माध्यम से आपको समझाया गया है। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए हर टॉपिक का इमेज इसलिए लेके आया हूं ताकि आप लोग इससे अच्छे से समझ सके, आप लोगों के दिमाग में ये चीज आसानी से बैठ जाए कि ये होता है क्या, ये चीज क्या है, सामाजिक असमानता है। यानी जितने भी टॉपिक का चित्र लाया उससे आप लोगों को बातें आसानी से समझ में आए और लंबे समय तक आप लोगों को याद रहे, इसलिए इस चित्र का इस्तेमाल किया गया। यदि आप सामाजिक असमानताओं के बारे में इस इमेज को देख लेंगे तो काफी लंबे समय तक आपको चीजें याद रहेगी और इससे आसानी से आपको समझ में बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हम क्या किए, हर टॉपिक का चित्र लेकर आए। ठीक है, तो ये आपको किस चीज को दिखा रहा है प्यारे बच्चों, ये इमेज आपका सामाजिक असमानताओं को दिखा रहा है। कैसे, देखिए, जैसे कि यहाँ आपको 4 से 5 आदमी दिख रहा होगा जो क्या एक नॉर्मल व्यक्ति है समाज में, परंतु यहाँ एक अकेला व्यक्ति है और ये क्या है, एक अमीर व्यक्ति यानी धनवान व्यक्ति है, यानी इसके पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा है, यानी एक अमीर व्यक्ति है और ये लोग क्या है, नॉर्मल व्यक्ति है। तो देखिए इसमें एक तराजू के माध्यम से आपको बताया गया है कि नॉर्मल व्यक्ति जो है 4 से 5 व्यक्ति, वो उन पर कौन भारी पड़ गया, एक अकेला अमीर व्यक्ति, है कि नहीं। इन 4 से 5 नॉर्मल व्यक्ति पर यह अकेला अमीर व्यक्ति उन 5 पर भारी पड़ गया है। यानी समाज में जिसके पास रुपया पैसा होता है, जो धनवान होता है,
जो अमीर होता है उसका वैल्यू ज्यादा है। तो ये किस चीज को दर्शाता है प्यारे बच्चों? सामाजिक असमानताओं को दर्शाता है। ठीक है, तो यही क्या आपका सामाजिक असमानता है। चलिए अब बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं उसके हर पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं आगे कहता है प्यारे बच्चों क्या है अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय समाज में आर्थिक, सामाजिक और लैंगिक असमानताएं देखी जाती है। निश्चित सी बात है, यानी जो अमीर होगा और गरीब होगा उसमें असमानता है। और क्या, जो मान लिया कि लड़का और लड़की यानी महिला और पुरुष में भी आपको दिखा गया है, मेल फीमेल में भी आपका क्या असमानताएं देखा गया है। हमारे समाज में है कि भाई जो बेटियां हैं वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, बेटे हैं कहीं भी जा सकते हैं परंतु बेटियां नहीं जाएगी, है कि नहीं। भले ही इसमें आहिस्ता आहिस्ता उसमें क्या सुधार हो रहा है परंतु इस तरह की मानसिकता बनी हुई होती है कि नहीं। तो इसलिए क्या है भारतीय समाज में आर्थिक, सामाजिक और लैंगिक असमानताएं देखी जाती है। ठीक, अब आगे है कि जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर लोगों को अलग अलग अवसर मिलते हैं। निश्चित सी बात है, जाति उसके बाद वर्ग और लिंग के आधार पर लोगों को अलग अलग अवसर मिलते हैं, जैसे हमने आप लोगों को पहले भी बताया। यानी लिंग का जाति का मतलब है कुछ जाति ऐसे होते हैं जिसको क्या अलग अलग से एक्स्ट्रा अवसर मिलता है, और परंतु कुछ जाति ऐसे होते हैं जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। जो महार जाति के होते हैं, जो छुआछूत जिसको माना जाता था, पहले की बात है, पहले की बात कह रहा हूं। तो उस समय आपको पता है जो महार जाति के होते हैं, जो निचले जाति के होते हैं, उनको क्या मतलब मंदिरों में नहीं जाया जाता था, उसको जो वेद होता उसका अध्ययन नहीं करने दिया जाता। तो इस तरह की क्या था असमानताएं था। ठीक उसी तरह से लिंग की बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लिंग है लोग समझते हैं जो हमारी बेटियां हैं, जो बेटे हैं वो कहीं भी जा सकते हैं परंतु बेटियां जो है घर से बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरह की जो है उनको अवसर अलग अलग मिलते हैं लिंग के आधार पर भी, है कि नहीं। तो ये चीज क्या है उसमें असमानता है। ठीक, अब आगे कहता है कि सरकार द्वारा आरक्षण और सामाजिक न्याय की योजनाएं इस असमानता को दूर करने में सहायक हो रही है। यानी सरकार क्या कर रहे हैं, ये जो असमानताएं पाई जाती है धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और लिंग आधार पर जो ये असमानताएं पाई जाती है, सरकार इस असमानता को दूर करने के लिए कुछ क्या करते हैं योजना तैयार की है, और उस योजना के तहत क्या किया है ये जो असमानताएं दूर हो रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है प्यारे बच्चों हम लोग का भारतीय समाज की विविधताएं। यानी जो भारतीय समाज है उसकी विविधताओं को देखते हैं। ठीक, क्या है भारतीय समाज की विविधताएं, यानी डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज की विभिन्न मतलब विविधताएं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला क्या आपका धार्मिक विविधता है। ठीक है, जो भारतीय समाज की जो विविधता है वो कौन कौन सी, तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, धार्मिक विविधता को देखेंगे। यानी हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं तो उसी को देखते हैं। देखिए आपके सामने फिर से एक इमेज आ गया। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति है जो हिंदू का जो आपका चित्र है, यानी उसका जो पहचान होता है कि नहीं। हर धर्म का अपना अपना क्या होता है पहचान होता है। तो ये आपका हिंदू को दिख रहा है, आपका ये मुस्लिम का दिख रहा है, ये आपका क्या ईसाई का दिख रहा है कि नहीं। इसी तरह से अलग अलग धर्म का अलग अलग पहचान होता है, उसी को दिखाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी को देखेंगे धार्मिक विविधताओं को। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं एक एक करके पॉइंट वाइज उन सभी चीजों को देख लेते हैं। कहता है कि भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं। हमने पहले भी बात किया इसके बारे में कि भारत देश, हमारा जो भारत देश है उसमें अलग अलग धर्म के अनुयायी, यानी अनुयायी का मतलब क्या होता है मानने वाला, यानी अलग अलग धर्म के अनुयायी रहते हैं, यानी मानने वाले लोग रहते हैं किसमें, हमारे देश भारत में। अगला है कि सभी धर्मों के अपने रीति रिवाज, पूजा पद्धति और विश्वास होते हैं। बिल्कुल निश्चित सी बात है, जो अलग अलग प्रकार के धर्म है सभी का अपना अपना रीति रिवाज होता है, सबका अलग अलग संस्कृति होता है, वो अलग अलग तरह के अपना क्या करते हैं पूजा पाठ करते हैं, अपना इबादत करते हैं। जैसे हिंदू क्या करते हैं, जो हिंदू समुदाय है वो अपना मंदिर में जाके पूजा करते हैं, जो मुस्लिम समुदाय वो अपना मस्जिद में जाके इबादत करते हैं, और जो ईसाई लोग हैं वो क्या अपना चर्च में जाते हैं, सिख लोग अपना क्या करते हैं गुरुद्वारा में जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से क्या करते हैं जितने भी धर्म है सबका अपना अपना क्या होता है रीति रिवाज होता है, और अपने अपने तरीके से उसका जो चीज आपका उसका बेस्ट होता है उस तरीके से वो लोग क्या करते हैं पूजा पद्धति करते हैं और अपना इबादत करते हैं। ठीक है, अब आगे कहता है प्यारे बच्चों आपका कि धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान समाज में सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। निश्चित सी बात है कि जितने भी धर्म रहते हैं भारत में आप देखते ही होंगे कि सभी धर्म क्या करते हैं अपना अपना अलग अलग त्योहार मनाते हैं, वो अलग अलग क्या करते हैं रीति रिवाज को मानते हैं। जिस तरह से हिंदू भाई हम लोग, हमारे जो हिंदू समुदाय हैं
वो क्या करते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, छठ मनाते हैं। ठीक इसी तरह से मुस्लिम भाई लोग क्या करते हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो ईद मनाते हैं, बकरा ईद मनाते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह की अलग अलग प्रकार की यानी भिन्न भिन्न प्रकार के अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं, उनकी रीति रिवाज अलग होती है। ठीक है, हम लोग क्या किए प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को देख लिए। ठीक है, धार्मिक विविधताओं को। अब आगे हम लोग का क्या, नेक्स्ट भाषाई विविधता। ठीक है, क्या भाषाई विविधता दिख रहा होगा आपको, क्या लैंग्वेज डाइवर्सिटी यानी लैंग्वेस्टिक डाइवर्सिटी। देखते क्या कहता है, कहता है कि भारत में अनेक भाषाओं और बोलियों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल निश्चित सी बात है कि हमारा देश, अब जितने भी अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी राज्य में जाइए, आपको एक जैसा एक समान भाषा नहीं मिलेगा। आप बिहार में आइए, आपको हिंदी, मगही, भोजपुरी, इस तरह की कई भाषाएं मिलेगी। आप साउथ में जाइए, आपको तमिल, तेलुगु, इस तरह की भाषाएं मिलेगी। आप हरियाणा में जाइए हरियाणवी, गुजरात में जाइए गुजराती, महाराष्ट्र में जाइए मराठी। इस तरह के हर राज्य की, हर क्षेत्र की अपना अलग अलग भाषाएं होती है, वो अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में, हमने पहले भी आपको बताया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। जो हमारा संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, यानी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद कहता है प्यारे बच्चों कि भाषाई विविधता के बावजूद हिंदी और अंग्रेजी संपर्क भाषाओं के रूप में कार्य करती है। निश्चित सी बात है, भले ही सभी राज्य के अपना अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं होती है, परंतु जब हम लोग अलग अलग राज्य के लोग एक साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग या तो सिर्फ हिंदी में बात करते हैं या फिर इंग्लिश में बात करते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश क्या करता है, अलग अलग भाषा बोलने के बावजूद भी, अलग अलग भाषा के मतलब मानने वाले यानी बोलने वाले लोगों के बावजूद भी, ये जब सामूहिक रूप से लोग मिलते हैं तो वो संपर्क के लिए कौन सी भाषा, हिंदी और इंग्लिश जो है क्या होता है, संपर्क भाषा के रूप में शामिल होते हैं, यानी प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश क्या करता है, अलग अलग भाषाई विविधता के बावजूद भी भाषाओं के रूप में कार्य करती है। ये एक साथ लोगों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। कौन, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग का प्यारे बच्चों सांस्कृतिक विविधता है, यानी कल्चरल डाइवर्सिटी। कौन सा, कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक विविधता है। देखिए ये आपको एक फिर से इमेज दिख रहा होगा, और ये इमेज आपका क्या, सांस्कृतिक विविधताओं का है। यानी हमारे देश में जितने भी धर्म है सबका अलग अलग संस्कृति होता है, उसी चीज को दिखाया गया है। जैसे ये आपको एक मस्जिद और मंदिर का दिखाया होगा, है कि नहीं, दिख रहा होगा। उसका देखिए सभी धर्म का अलग अलग आपको क्या प्रतीक दिख रहा है, और उसका क्या होता, धर्म स्थल दिख रहा है। ठीक है, यानी इबादत गाह का है या फिर पूजा स्थल का है। ठीक है, वो सभी चीज आपको इस इमेज में दिख रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक के बारे में यानी सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में पॉइंट वाइज चीजों को देख लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। कहता है कि विभिन्न क्षेत्रों में रहन सहन, खान पान, पहनावा और लोक नृत्य की भिन्नता पाई जाती है। निश्चित सी बात है कि जितने भी जो राज्य हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग लोग अपना अलग अलग तरीके के क्या करते हैं, खान पान करते हैं, रहन सहन करते हैं, है कि नहीं, अलग अलग तरह के पहनावा पहनते हैं, यानी अलग अलग कपड़े पहनते हैं। तो क्या यदि आप क्या करेंगे, बिहार में आएंगे तो निश्चित सी बात है प्यारे बच्चों, बिहार के लिए एक निश्चित सी बात है, एक प्रचलित बात है कि लोग क्या करते हैं, उसमें दाल भात चोखा बहुत चाव से खाते हैं, है कि नहीं। उसके बाद यदि आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो उसमें मछली चाव से लोग खाते हैं। ठीक इसी तरह से आप अलग अलग राज्य में जाएंगे तो उसमें क्या, सभी राज्य का अपना अलग अलग भोजन होता है जो उसके लिए फेवरेट होता है। अलग अलग लोग पहनावा पहनते हैं, यानी अलग अलग कपड़ा पहनते हैं। अब बिहार में के लोग कुछ अलग तरह के पढ़ते हैं, बंगाल के लोग अलग पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश, अगर हरियाणा, छत्तीसगढ़, किसी भी राज्य की बात करें, राजस्थान, तो सबका क्या अलग अलग क्या आपका पहनावा होता है। ठीक इसी तरह से अलग अलग से लोक नृत्य होते हैं, उसका नृत्य होता है यानी डांस होता है। जैसे आपको बात करूं, राजस्थान में जाइए आपको उसमें घूमर डांस होगा, उसी तरह से आप कहीं दूसरी जगह जाइएगा उसका अलग से डांस होगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से क्या आपका लोक नृत्य में भी डाइवर्सिटी होती है, यानी अलग अलग राज्य में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग डांस होते हैं, अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। उदाहरण दिया गया जैसे पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा, राजस्थान का घूमर। ये क्या आपका एग्जाम्पल है, यानी डांस का, यानी लोक नृत्य का। पंजाब में भांगड़ा डांस है, गुजरात में गरबा नृत्य है, राजस्थान में घूमर नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक इसी तरह से हर राज्य का आपका अलग अलग लोक नृत्य होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या,
जाति और वर्ग विविधता। कौन सा? जाति और वर्ग विविधता। ठीक है, जाति और वर्ग विविधता यानी कास्ट एंड क्लास डाइवर्सिटी। देखते क्या होता है, कहता है कि जाति व्यवस्था और वर्गीय विभाजन भारतीय समाज में विविधता को दर्शाते हैं। यानी जो जातीय व्यवस्था है और वर्गीय विभाजन वो भारत में क्या करते हैं, जातीय समाज में विविधता को दर्शाते हैं, यानी अनेकता को दर्शाते हैं। ठीक, अब आगे कहता है औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण वर्ग आधारित समाज का विकास हो रहा है। यानी औद्योगिकीकरण और जो शहरीकरण है उसके वजह से ही क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, कारण ही वर्ग आधारित समाज का विकास हो रहा है, यानी वर्ग का विभाजन हो रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब अगला आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, आपका क्या, भारतीय समाज में एकता, और आपके सामने एक इमेज भी दिख रहा होगा। ठीक है, क्या हम लोग का नेक्स्ट भारतीय समाज में एकता यानी यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी। आपको एक इमेज दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, आप बताइए आप इमेज से क्या समझते हैं। जितने भी इमेज लाया गया सबका अपना अपना एक विशेषता, उनकी खासियत है। ठीक है, यदि आप लोग समझने में असमर्थ होते हैं तो मैं जैसे बताता हूं तो उसके माध्यम से आप लोग अच्छे से समझ करके चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। अब इस इमेज में आपको दिखाता है प्यारे बच्चों, जो भारतीय समाज है उसमें किस तरह से एकता है आपको बताते हैं। आपको दिख रहा होगा ये जो 4 हैंड है, ये 4 अलग अलग हाथ है कि नहीं? तो आप देख रहे होंगे कि इसमें किस तरह से एकता को दिखाया गया। आपको दिख रहा होगा कि एक काला हैंड है, यानी इसकी जो रंग है काला है, और ये आपको दिख रहा होगा गोरा है कि नहीं, इसका रंग क्या गोरा है। ये आपका क्या सांवला है, ये सांवला है। ठीक इसी तरह से जो 4 हाथ है, चारों हाथ का रंग अलग अलग है, परंतु फिर भी उसमें क्या एकता है, यानी वो सभी क्या साथ में है, यानी एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यही क्या है, हमारे भारतीय समाज में एकता को दिखाता है। चाहे वो किसी भी रंग का हो, चाहे गोरा हो, काला हो, सांवला, सब क्या है, एक समान है, यानी सब एकता के साथ रहते हैं, सब मित्रता के साथ रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये इमेज आपको क्या दिखाता है, भारतीय समाज में एकता को दिखाता है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पॉइंट वाइज चीजों को देख लेते हैं। कहता है प्यारे बच्चों आपका कि विविधता के बावजूद भी भारतीय समाज में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो एकता को बढ़ावा देती है। यानी हमारे देश में भले ही विविधता है, उसके बावजूद भी कुछ इस तरह की जो क्या कहते हैं कि एकता है, जो मतलब इस तरह की क्या विशेषता है, ठीक है, जो हमारे भारतीय देश में क्या करता है, एकता को प्रदर्शित करता है, एकता को बढ़ावा देता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आगे आपके सामने दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, वो क्या है अगला पॉइंट आपका, यानी अगला टॉपिक है आपका सांस्कृतिक एकता। ठीक है, क्या सांस्कृतिक एकता यानी कल्चरल यूनिटी। आइए देखते हैं। कहता है कि भारतीय संस्कृति में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की एक रूपता है। बिल्कुल, जो भारतीय संस्कृति है उसमें धार्मिक और जो सांस्कृतिक परंपरा है उसमें एक रूपता है, कहीं ना कहीं वो एक जैसा ही है। भले ही आपका इबादत करने का और पूजा करने का तरीका अलग हो, परंतु दोनों क्या करते हैं, अपना अल्लाह ईश्वर से ही क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। यानी वो अपने जो हमारे हिंदू समुदाय हैं वो क्या करते हैं, अपना ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमको क्या कीजिए, मेरा भविष्य को उज्जवल कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए। ठीक इसी तरह से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपना अल्लाह से क्या करते हैं, दुआ करते हैं कि या अल्लाह आप क्या कर दीजिए, हमारी जो है जिंदगी को है आप क्या कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए, यानी बेहतर बना दीजिए। ठीक है, भले ही मांगने का तरीका अलग हो, परंतु दोनों में क्या है, एक रूपता है, यानी कहीं ना कहीं दोनों एक जैसा ही काम करता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे कहता है कि त्योहारों, विवाह पद्धति और पारिवारिक मूल्यों में समानता देखने को मिलती है। बिल्कुल, जो त्योहार और विवाह होते हैं उसमें पारिवारिक जो आपका क्या होता है, मूल्य होता है, उसमें समानता देखने को मिलती है कि नहीं। सभी लोग क्या करते हैं, विवाह का जो रीति रिवाज है उसको मानते हैं, है कि नहीं, उसका जो त्योहार है उसको भी मनाते हैं। भले ही उसका तरीका अलग हो, परंतु वो क्या एक रूपता दिखता है कि नहीं, समानता पाई जाती है। उसका प्यारे बच्चों आपका क्या है, अगला है राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रेशन। देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवाद और एकता की भावना ने लोगों को क्या कर दिया, जोड़ा। यानी जो स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवाद और आपकी जो एकता की भावना है लोगों को क्या किया, आपस में जोड़ा, यानी जोड़ने का काम किया। ठीक, अब आगे कहता है कि संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करके राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे देश की जो संविधान है बहुत ही महान है,
और उसको बनाने वाले लोग सभी महान ही थे। ठीक, इसलिए जो हमारे संविधान है, भारत में रहने वाले सभी लोगों को, जितने भी भारतवासी हैं यानी भारतीय नागरिक है, सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देता है। और वह एक समान अधिकार देके भारत के सभी लोगों को एक साथ वो बांध देते हैं, एक सूत्र में जोड़ देते हैं कि आप सभी लोग जितने भी भारतवासी हैं, भारतीय नागरिक हैं, सभी समान है, एक बराबर है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों आप लोगों का भाषाई समन्वय क्या है? भाषाई समन्वय यानी लिंग्विस्टिक हार्मोनी। ठीक, देखते क्या कहता है। कहता है कि विभिन्न भाषाओं और बोलियों के बावजूद हिंदी और अंग्रेजी ने संपर्क भाषा के रूप में कार्य करके राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। बिल्कुल सही बात। जिस तरह से हमारे देश की जो क्षेत्रीय है, जो राज्य हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग क्षेत्रीय भाषा होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। ठीक इसी तरह से सभी राज्य की अलग अलग अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है, परंतु कुछ भाषा ऐसे हैं जैसे हिंदी और इंग्लिश जो राष्ट्रीय लेवल पर सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी जब सभी राज्य के लोग आपस में एक साथ मिलते हैं तो सभी एक साथ मिलके कहीं ना कहीं या तो हिंदी में बात करते हैं या फिर इंग्लिश में बात करते हैं। ये क्या करता है? हिंदी और इंग्लिश सभी को अंतर यानी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। ठीक है, तो ये है क्या? हिंदी और इंग्लिश की कहानी और हमारे देश की खूबसूरती यानी उसकी खूबियां। ठीक, अब देखते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों हम लोगों का धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, क्या है? धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस। अब देखते हैं क्या कहता है वो। कहता है, देखिए आपके सामने इमेज दिख रहा होगा, किसका? रिलीजियस टॉलरेंस का। रिलीजियस टॉलरेंस कहता है प्यारे बच्चों, यानी जितने भी धर्म हैं वो सभी धर्म क्या करते हैं? आपस में मिलकर रहते हैं, सभी को समान यानी बराबर अधिकार दिया गया। ठीक, अब देखते हैं उन चीजों को हम लोग पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं एक एक करके। कहता है कि भारत में सभी धर्मों को समान मान्यता प्राप्त है। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, भारत में जितने भी धर्म है सभी को बराबर अधिकार दिया गया, समान उसको क्या किया गया प्यारे बच्चों? मान्यता दी गई है। दूसरा आपको कहता है कि जो आपका धार्मिक सहिष्णुता है भारतीय समाज की मूल भावना है, जिससे विभिन्न धर्मों के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? विभिन्न धर्म के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो धार्मिक सहिष्णुता है वह भारतीय समाज की क्या मूल भावना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अगला प्यारे बच्चों हम लोग का क्या? भारतीय समाज में परिवर्तन और चुनौतियां क्या है? जो हमारी भारतीय समाज है उसमें कौन कौन सी परिवर्तन आती है, परिवर्तन हो रहे हैं और उसकी चुनौतियां क्या है, उन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। भारतीय समाज में परिवर्तन और चुनौतियां यानी किस तरह से हमारे देश, हमारे भारतीय जो समाज है वो परिवर्तित हो रहे हैं, यानी उसमें परिवर्तन आ रहा है और उसके लिए कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ रही है, उन सभी चीजों की हम लोग क्या करेंगे, बारे में बात करेंगे। तो देखिए आपका सबसे पहला टॉपिक है, उसमें आपका क्या है? आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण। कौन सा है? आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। यानी जो आधुनिकीकरण है, मॉडर्नाइजेशन, और जो पश्चिमीकरण है, वेस्टर्नाइजेशन, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं। सबसे पहले देखते क्या कहता है। कहता है कि जो विज्ञान, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति से भारतीय समाज तेजी से आधुनिक हो रही है। क्या करते हैं? तेजी से आधुनिक हो रही है। यानी जो विज्ञान है, टेक्निक है और शिक्षा, इस सब के माध्यम से हमारा जो देश है वो क्या कर रहा है? तेजी से आधुनिक हो रहा है, यानी मॉडर्न हो रहा है। ठीक है, अब आगे कहता है कि पश्चिमी जीवन शैली और मूल्यों का प्रभाव भी भारतीय समाज में पड़ रहा है। बिल्कुल, यानी जो पश्चिमी जो देश हैं उन सभी पश्चिमी देशों का जो रीति रिवाज है अब हमारे देश में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी उस तरह की जो रीति रिवाज हमारे देश में भी देखने को मिल रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है आपका प्यारे बच्चों, इसमें क्या? महिला सशक्तिकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी वीमेन एम्पावरमेंट। क्या है आपका? महिला सशक्तिकरण यानी वीमेन एम्पावरमेंट। देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि महिलाओं को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिलने लगे हैं। बिल्कुल निश्चित सी बात है कि हमारे देश जो है इसमें लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। पूरा संविधान में आपको प्रावधान दिया गया कि आप किसी भी लोगों के साथ उसका लिंग देख के, उसका धर्म देख के, उसकी जाति देख के उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसलिए हमारा जो देश है उसमें क्या करता है, महिला और पुरुष सभी को क्या बराबर आपका क्या किया सम्मान दिया जा रहा और उसको शिक्षा और रोजगार में बराबर क्या किया गया, अवसर मिलने लगे हैं। ठीक है, आगे कहता है कि हालांकि दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। यानी इसका कहने का मतलब यह है, भले ही हमारे देश में जो लैंगिक स्तर पर है, शिक्षा और रोजगार में भले ही दोनों लिंग के आदमी को यानी पुरुष और महिला दोनों को ही समान अवसर मिल रहा है, परंतु कुछ ऐसी चीज हैं जो वो चुनौतियां अब भी हमारे समाज में बनी हुई है, जैसे दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, ये सभी क्या अब भी हमारे समाज में टिकी हुई है। यानी कहने का मतलब यह है, यदि कोई आदमी शादी करता है, विवाह करता है, यदि उसकी पत्नी उसके साथ अपने साथ दहेज नहीं लेकर आया है तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। ठीक उसी तरह से घरेलू हिंसा, यानी जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। तो ये चीजें अभी भी क्या करता है, हमारे देश में बनी हुई है, जो क्या एक चुनौती है हमारे देश के सामने। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों आपका कि सामाजिक असमानताएं यानी सोशल इनइक्वालिटी क्या है, सामाजिक असमानताएं, सोशल इनइक्वालिटी। देखते क्या कहता है, कहता है कि आर्थिक और शैक्षिक असमानता सामाजिक विषमता को बढ़ाती है। निश्चित बात है, जो आर्थिक और शैक्षिक असमानता है वह सामाजिक विषमताओं को बढ़ाता है। यानी जो अमीर लोग है और जो गरीब लोग है उसमें क्या होता है, समन्वय नहीं पैदा होता है। यानी अमीर लोग सोचता है कि हम गरीब के पास क्यों जाए, उसको वैल्यू क्यों दें, तो इससे क्या होता है, विषमता पैदा होती है। ठीक उसी तरह से शिक्षा, शैक्षिक जो असमानता है, यानी कोई लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं उसमें भी समन्वय नहीं होता है, तो इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, विषमता पैदा हो जाती है, यानी भिन्नता पैदा हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अगला हम लोग का प्यारे बच्चों क्या, आर्थिक असमानता है यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखते क्या कहता है, कहता है कि आर्थिक विकास के बावजूद समाज में अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ रही है। यानी जो आर्थिक विकास के बावजूद भले ही हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बढ़ रही है, यानी उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है, उसकी विकास हो रही है, परंतु उसके बावजूद भी अमीर और गरीब में खाई बढ़ रही है, यानी उसके बीच विषमता बढ़ रही है। यानी जो अमीर है वो खुद को अपने आप को अमीर समझ रहा है, गरीब का वैल्यू नहीं लगा रहे हैं, तो इस तरह से क्या होता है, अमीर और गरीब में विषमताएं बढ़ रही है, यानी खाई बढ़ रही है। ठीक, उसके बाद कहता है कि गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। बिल्कुल निश्चित सी बात है कि गरीबी का उन्मूलन करने के लिए, गरीबी का खात्मा करने के लिए, यानी गरीबी को हटाने के लिए हमारे देश से, हमारे देश की जो सरकारें हैं वो सरकार क्या कर रही है, अलग अलग योजनाएं चला रही है, जैसे इंदिरा आवास है कि नहीं, उसके बाद क्या करता है, शौचालय दे रहे हैं, कि इस तरह की कई तरह की क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं चला रही है, ताकि क्या हो जाए, हमारे देश की जो गरीबी है उसका उन्मूलन हो जाए, उसका समापन हो जाए। तो इस तरह की कई जो योजनाएं वो सरकार क्या कर रही है, चला रही है, गरीबी की खात्मा करने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला प्यार बच्चों हम लोग का क्या, जातिवाद और भेदभाव। क्या है, जातिवाद और भेदभाव। ठीक है, क्या कहता है, यानी कास्टिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, देखते क्या कहता है, कहता है कि जाति आधारित भेदभाव अब भी समाज में मौजूद है। बिल्कुल है, जो जाति आधारित भेदभाव है वह अब भी समाज में मौजूद है, नहीं है, बिल्कुल है। उसके बाद कहता है अगला क्या हम लोग का प्यार बच्चों, धार्मिक कट्टरता। क्या है, धार्मिक कट्टरता यानी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। देखते क्या कहता है, कहता है कि धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बन सकती है। बिल्कुल, जो धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता है, समाज की जो सौहार्द है, समाज की जो खूबसूरती है, उसकी जो शांतिपूर्ण जो उसका तरीका है, उसके लिए क्या हो सकती है, खतरा बन सकती है। कैसे, यदि किसी के अंदर धार्मिक कट्टरता है, यदि कोई व्यक्ति सोच ले कि हम हिंदू है तो हिंदू ही सबसे बेस्ट है, हम अपने हिंदू के अलावा किसी का वैल्यू यानी किसी को मान्यता नहीं देंगे, तो क्या बन सकती है, खतरा बन सकती है समाज के लिए। जो समाज की जो सौहार्द है, उसकी जो सुकून है, जो शांत और चैन वाला जो देश है, उसके लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। ठीक इसी तरह यदि कोई मुस्लिम समुदाय के लोग ये सोचे कि हम मुस्लिम समुदाय के हैं, उसके अलावा किसी भी धर्म को हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू नहीं लगाएंगे, उसको महत्व नहीं देंगे, तो इससे भी क्या हो जाएगा, जो सामाजिक सौहार्द है
वो खतरे में आ सकती है। ठीक है, इसलिए इस ऐसी जो चीजें धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता, इससे लोगों को बाहर आने की आवश्यकता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों हम लोग का क्या, लैंगिक असमानता। क्या है, लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी। देखिए आपको दिख रहा है इमेज, ठीक है, आपके लिए क्या फिर से एक इमेज लाया गया। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों क्या, लैंगिक असमानताओं को दिखाया गया है। किसको, लैंगिक असमानताओं को। आप कहेंगे सर कैसे, तो आप देखिए इसमें एक महिलाओं को रखा गया, किसको, एक महिला को रखा गया यानी एक फीमेल पर्सन को रखा गया, और इसमें एक मेल पर्सन को यानी पुरुष को रखा गया। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि ये जो तराजू है, यानी ये जो आपका तराजू है, इसमें आपका क्या है, आपको जो महिला के जो पक्ष वाला जो पर्सन है वो क्या है, कहीं ना कहीं मतलब हल्का है, और ये जो पुरुष वाला जो है वो क्या है, भारी है। यानी महिला के कंपैरिजन में ये पुरुष का जो वैल्यू है वो ज्यादा है। तो ये किस चीज को दिखा रहा है प्यारे बच्चों, लैंगिक असमानताओं को दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि इमेज के माध्यम से आप समझ लिए होंगे कि लैंगिक असमानता क्या होता है। ठीक है, अब आपको मैं पॉइंट के माध्यम से समझा रहा हूं। देखते क्या है, कहता है कि महिलाओं के प्रति भेदभाव और हिंसा की घटनाएं समाज में अभी भी मौजूद है। बिल्कुल, जो महिला है उसके प्रति समाज में अभी भी भेदभाव मौजूद है। यानी लोग सोच रहे हैं जो महिलाएं हैं, मतलब उसके लिए एक रूढ़िवाद धारणा उसके दिमाग में बनी हुई है कि जो महिलाएं हैं ये काम नहीं कर सकती है, यानी महिलाएं सिर्फ घर की काम करेगी, वो बाहर के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जो पुरुष हैं वो घर के काम नहीं करेंगे, वो खाना नहीं बनाएंगे। तो ये क्या एक धारणा है ना, तो ये क्या महिलाओं के साथ अब भी समाज में क्या एक धारणा बनी हुई है, यानी उसके साथ भेदभाव का काम हो रहा है। ठीक है, आप लोग एक बार फटाफट से बता दीजिए कि क्या आप लोगों को क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं, आप लोगों को चीजें समझ में आई कि नहीं। ठीक है, आप लोग एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देंगे। और मैं आप लोग से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्यारे बच्चा आप लोग एक बार क्या कीजिए, वीडियो को जमकर शेयर कर दीजिए लास्ट तक, लास्ट में आके। ठीक है, आप लोग वीडियो को एक बार जमकर शेयर कर दीजिए। जो अब तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों, लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी। देखिए आप लोगों के सामने एक फिर से इमेज आ गया है, और ये इमेज प्यारे बच्चों आप लोगों को बताएगा क्या लैंगिक असमानता क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग के सामने दिख रहा होगा कि इसमें एक महिला का फोटो है, ये क्या आप लोगों का तराजू है। ठीक है, क्या है, तराजू, और इसका एक पल्ला में एक महिला को रखा गया, यानी एक स्त्री को रखा गया है, और एक तराजू यानी एक पल्ला में आपका एक मेल पर्सन को रखा गया, यानी एक पुरुष को रखा गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो महिला वाला जो पल्ला है, यानी जो फीमेल पर्सन का जो पल्ला है वो ऊपर है, और ये जो आपका मेल पर्सन का जो पल्ला ये नीचे है, यानी इसका वेटेज ज्यादा है, यानी इसका महत्व ज्यादा है। तो ठीक इसी तरह से क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारा जो समाज है इसमें पुरुष को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस इमेज के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि लैंगिक असमानता क्या होता है। ठीक, देखिए अब आगे क्या है, हम लोग सामने एक पॉइंट है। ठीक है, क्या है, एक पॉइंट है, तो देखते क्या कहलाता है। कहता है कि महिलाओं के प्रति भेदभाव और हिंसा की घटनाएं समाज में अभी भी मौजूद है। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे जो समाज है अब भी महिलाओं के प्रति क्या है, भेदभाव चलती है कि नहीं। जैसा कि आप देखते होंगे, कहता है कि जो महिलाएं हैं घर की काम नहीं, मतलब सिर्फ घर की ही काम करेगी, महिलाएं घर के काम के अलावा बाहर के काम नहीं कर सकती है। एक अलग तरह की क्या होता है, उन लोगों के अंदर रूढ़िवाद धारणा पैदा होती है कि नहीं। तो लोगों के अंदर क्या होता है, एक धारणा बनी रहती है कि महिलाएं सिर्फ घर के ही काम कर सकती है, वो बाहर के काम नहीं कर सकते हैं, और जो पुरुष हैं वो घर का काम नहीं करेगा, यानी वो खाना नहीं बना सकता है, वो बाहर का काम करेगा। तो इस तरह की धारणा जो हम लोग हमारे समाज में क्या है, बनी हुई रहती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है प्यारे बच्चों, महिलाएं जो हैं उसके प्रति भेदभाव बनी रहती है हमारे समाज में। तो ये भेदभाव और हिंसा जो है, ये सब की घटनाएं अब भी हमारे समाज में क्या है, बरकरार है, यानी बनी हुई है। ठीक है, अब चलते हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों हम लोग का क्या है, अगला टॉपिक है हम लोग का भारतीय समाज में परिवार और विवाह। यानी जो हमारे जो भारतीय समाज है इसका परिवार और विवाह के बारे में जानेंगे कि जो हमारा परिवार है वो किस तरह से रहते हैं और किस तरह से वो विवाह करते हैं, यानी उसकी जो रीति रिवाज है क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट क्या देखेंगे, संयुक्त परिवार प्रणाली, यानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। हमारे जो समाज है उसमें ज्वाइंट फैमिली का क्या महत्व है उसको देखते हैं। ठीक है, तो क्या सबसे पहले हम लोग का क्या, संयुक्त परिवार प्रणाली यानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम।
तो देखिए आपके सामने फिर से एक इमेज आ गया और ये इमेज आपको बताता है ज्वाइंट फैमिली के बारे में, यानी जो संयुक्त परिवार है हमारे भारतीय समाज में, वो संयुक्त परिवार किस तरह से रहते हैं उसी चीज को इस इमेज में दिखाया गया, यानी बताया गया। तो देखिए ये इमेज आपको दिखता होगा प्यारे बच्चों, यहाँ एक बुजुर्ग देखते होंगे, यानी एक जो एजेड आदमी है, ये मान लिए हम लोग का क्या है, दादा साहब है। कौन है? दादा साहब, है कि नहीं? सबका अपना परिवार होता है, शायद आप लोग भी मोस्टली जो लोग होते हैं वो ज्वाइंट फैमिली के ही हैं, है कि नहीं? क्योंकि हमारे भारतीय समाज में ज्वाइंट फैमिली बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो ये क्या है, सबसे एजेड पर्सन है, यानी ये क्या है, घर का मुखिया है कि नहीं? कौन? ये जो आपको दिख रहा है एजेड पर्सन, है कि नहीं, उम्र दराज आदमी, ये क्या फैमिली का मुखिया है और ये इसकी क्या है, वाइफ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों क्या प्यारे बच्चों आप लोगों का घर का मालिक है और इसका देख रहे होंगे, ये आपका ये लड़का दिख रहा होगा, ये यहाँ इसका बेटा है। ठीक है, ये दोनों उसका पुत्र है। ये देखिए इसकी जो ये क्या है, इसकी वाइफ है और ये जो है इसकी वाइफ है। ठीक है, और ये इसका इस जो बुजुर्ग का है, ये जो एजेड आदमी है, इसका मतलब जो सबसे यंग बेटा है उसका नया नवैया क्या एक बहू दिख रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को? तो ये क्या है, एक हिसाब से भले इनकी फैमिली अलग अलग है, यानी इनका 3 बेटा है, जिसमें से एक बेटा की वाइफ ये है, ये इसके बाद दूसरा बेटा की वाइफ ये है और तीसरा बेटी की वाइफ जो बेटा है उसका वाइफ वो है, और ये सब उनकी क्या है, बच्चे हैं। परंतु ये सभी क्या करते हैं, अलग अलग परिवार होने के बावजूद भी, इन लोगों का फैमिली अलग होने के बावजूद भी, ये सभी लोग क्या करते हैं, आपस में एक ही साथ रहते हैं, यानी एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही परिवार में पलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका प्यारे बच्चों, ज्वाइंट फैमिली हो गया। यदि यहीं पे क्या होता, ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनके जो ये लोग बेटे हैं, ये लोग क्या करता, ये शादी करके अपनी वाइफ को लेकर अलग फैमिली बना लेता, ये अपना अलग फैमिली बना लेता, ये उसका लड़का जो पुत्र है वो शादी करके अलग फैमिली बना लेता, तब फिर ये ज्वाइंट फैमिली नहीं कहलाता। परंतु यहाँ क्या है, इनके जो 3 बेटे हैं वो सभी बेटे क्या किए, शादी करने के बावजूद भी सभी एक ही परिवार में मतलब हैं, एक ही परिवार के साथ शामिल है, इसलिए इस परिवार को, ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। ठीक है, यानी संयुक्त परिवार कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को इमेज के माध्यम से चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज को पॉइंट के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहता है कि पारंपरिक रूप से भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित रही। बिल्कुल सही बात है, हमने पहले भी आप लोगों को बताया कि जो पारंपरिक रूप से भारतीय समाज में पहले से ही जो संयुक्त परिवार प्रणाली है, यानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, वो प्रचलित रही है। ठीक है, आगे कहता है आधुनिकता के प्रभाव से एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है, परंतु भले ही जो पारंपरिक जो रिवाज है, यानी पहले जो पारंपरिक रूप से भारत में ज्वाइंट फैमिली का प्रचलित क्या था, प्रभाव था, है कि नहीं, प्रचलन था। परंतु अभी जो आधुनिकीकरण हो रहा है, मॉडर्न जो हो रहा है, इस मॉडर्न काल में, यानी इस आधुनिक काल में भारत में भी क्या होता है, एकल परिवार जो है, एकल परिवार की संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ोतरी हो रही है। यानी वो लोग क्या करते हैं, अभी लोग शादी करके एक परिवार के साथ संयुक्त परिवार के रूप में रहना पसंद नहीं करते हैं, वो एक अलग परिवार के रूप में रहना पसंद करते हैं, एकल परिवार के रूप में रहना पसंद करते हैं। इसलिए एकल परिवार की संख्या में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, यानी वो बढ़ रही है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग का अगला है, आगे क्या है, विवाह की विविधताएं। अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, विवाह की विविधताएं, यानी हमारे समाज में जो विवाह शादी होती है उसमें किस तरह प्रकार की विविधताएं, किस प्रकार की विषमताएं पाई जाती है, यानी विविधताएं यानी अनेकता पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं, यानी डाइवर्सिटी इन मैरिज, यानी विवाह में किस प्रकार की विविधता देखी जाती है, पाई जाती है, उसको देखते हैं। देखिए फिर से आपके सामने एक इमेज आ गया है। ठीक है, यहाँ एक आपको इमेज दिख रहा होगा, इस इमेज में आपको दिख रहा है कई प्रकार की विवाह की क्या है, आपका रीति रिवाज है, उनकी क्या आपका विविधता है, यानी अनेक अनेक धर्म के लोग जो विवाह करते हैं उनके अलग अलग रीति रिवाज होती है। ठीक है, तो उन्हीं रिवाजों को दिखाया गया। ये आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये एक मुस्लिम परिवार है जिसमें क्या करता है, विवाह इस तरह से होता है। उसके बाद आपको एक परिवार यह दिख रहा होगा, एक धर्म का विवाह, ये इस रीति रिवाज से करते हैं। शायद ये हमारा हम लोग का हिंदू समाज है, ये हमारा मुस्लिम समाज का विवाह है। ठीक इसी तरह से एक समाज है, धर्म है, वो लोग इस तरह से विवाह का रीति रिवाज मनाते हैं, है कि नहीं, इस तरह से विवाह का अपना क्या करते हैं, कामों को पूर्ण करते हैं। और ये आपको यहाँ भी दिख रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ तो सभी धर्म का अपना अपना क्या विवाह का रीति रिवाज होता है, उनकी प्रक्रिया होती है। उसी चीज को यहाँ दिखाया गया, इसी को ही क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, विवाह की विविधता। ठीक है, यही क्या है, डाइवर्सिटी इन मैरिज, यही है, यानी अलग अलग धर्म के लोग
अलग अलग रीति रिवाज के साथ अपना अपना क्या करते हैं, विवाह को संपूर्ण करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इमेज के माध्यम से यह चीज समझ में आ गई होगी कि जो विवाह की विविधता है वो क्या है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज को पॉइंट वाइज देखते हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग का पॉइंट है कि भारत में विवाह के विभिन्न प्रकार प्रचलित हैं, जैसे हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह और ईसाई विवाह आदि। ठीक है, तो हमारे जो देश है उसमें अनेक अनेक प्रकार की विवाह प्रचलित है, जैसे हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह, इस तरह के जितने भी धर्म है सबका अपना अपना अलग विवाह का पद्धति यानी रीति रिवाज होता है। तो उस तरह के क्या है, विविधता पाई जाती है यानी विवाह में। ठीक है, अब अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाहों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। अंतर का मतलब होता है प्यारे बच्चों अलग, यानी अलग अलग जातियों का भी आपस में अब विवाह हो रहे हैं। यानी लड़का चाहे किसी धर्म का हो, लड़की अलग धर्म का हो, फिर भी अब विवाह होने लगे हैं, जबकि प्राचीन काल में इस तरह का नहीं था। यानी जो हिंदू समाज के हैं वो सिर्फ हिंदू समाज में ही शादी करेंगे, विवाह करेंगे, और जो मुस्लिम समाज के वो सिर्फ मुस्लिम समाज में ही शादी करेंगे। परंतु अब क्या है, हिंदू लड़का भी मुस्लिम लड़की से शादी कर रहे हैं और मुस्लिम लड़का भी हिंदू लड़की से शादी कर रहे हैं। तो इस तरह की जो अंतर जातीय है और अंतर धार्मिक विवाह है उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। अब अगला प्यारे बच्चों हम लोग का क्या, भारतीय समाज में सुधार के प्रयास या सामाजिक परिवर्तन के कारक, यानी भारतीय समाज में जो सुधार के प्रयास हुए हैं वो प्रयास कौन कौन सा है और उसमें सामाजिक परिवर्तन का उसका कारक कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला कारक आपको दिख रहा होगा आप लोगों के सामने सब प्यारे बच्चों, शिक्षा और जागरूकता। क्या, शिक्षा और जागरूकता। ठीक है, आप लोगों को दिखता होगा ये आपका क्या, शिक्षा और जागरूकता यानी एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक इमेज के माध्यम से फिर भी दिखाना चाहता हूं कि जो शिक्षा और जागरूकता है वो होता क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, जब व्यक्ति क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे यानी शिक्षित होंगे, तो निश्चित सी बात है वो क्या होगा, अवेयर होगा, यानी वो जागरूक व्यक्ति बनेगा। यदि वो जागरूक व्यक्ति बनेगा तब वो अपने फैमिली और अपने विकास में क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से उसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो ये आपको दिख रही है। देखिए एक आपको क्या, शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने वाली आपको एक अभियान चला रहा है। ठीक है, उसी अभियान का इमेज लगाया गया। कहता है इस अभियान में स्कूल चलो अभियान। कौन सा अभियान है ये, स्कूल चलो अभियान। ये लोगों को जागरूक कर रहा है इस अभियान के माध्यम से कि आप लोग स्कूल चले, जिससे कि आप शिक्षित बनेंगे और आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो यही क्या है प्यारे बच्चों, शिक्षा के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग का ये क्या था प्यारे बच्चों आपका, ठीक है, शिक्षा और जागरूकता। ठीक है, इसको देख रहे हैं। ठीक, तो देखिए अब क्या है, हम लोग उसी चीज को पॉइंट वाइज समझेंगे। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों हम लोग का पॉइंट है कि शिक्षा सामाजिक जागरूकता और प्रगति का सबसे बड़ा माध्यम है। यानी जो शिक्षा है वो सामाजिक जागरूकता, यानी समाज में जागरूकता कैसे फैलेगी उसका एक सबसे बड़ा माध्यम क्या है, शिक्षा। यानी यदि व्यक्ति शिक्षित होंगे, एजुकेटेड होंगे, तब वो क्या हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा। यानी जब कोई व्यक्ति एजुकेटेड होगा तो वो जानेगा कि समाज में जो है कचरा नहीं फैलाना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। यदि हम गंदगी फैलाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे जो अगर पड़ोस यानी पड़ोस में जो है गंदगी फैल जाएगी तो उसमें कीटाणु और बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, उसकी वो पैदा हो जाएगा, जिससे हमारी स्वास्थ्य में क्या होगी, मतलब एक दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारी स्वास्थ्य खराब हो जाएगी, है कि नहीं। तो इस तरह के जितने भी जागरूकता है वो सभी जागरूकता का माध्यम क्या, हमारा शिक्षा ही है। यदि शिक्षा आपके अंदर है तो आप जागरूक पर्सन बनेंगे, यदि आप शिक्षित नहीं है तो आप बिल्कुल जागरूक पर्सन बनने की आपकी संभावना बहुत ही कम होती है। इसलिए शिक्षा ही वो एक माध्यम है जिससे व्यक्ति के सामाजिक जागरूकता और प्रगति कर सकता है, यानी समाज का प्रगति कर सकता है और समाज में जागरूकता फैला सकता है। कौन, जो शिक्षित है यानी जो एजुकेटेड है। ठीक है, अब आगे कहता है कि शिक्षा ने समाज में सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया है और परंपरागत सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में सहायता की। बिल्कुल सही बात है कि वो शिक्षा ही है जिसने क्या किया, सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया है और आपका जो परंपरागत जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को समाप्त करने में भी सहायता किया है, यानी मदद दिया है। ठीक है, कौन, शिक्षा। ठीक है, इसलिए शिक्षा इतना महत्वपूर्ण है और सभी अभी जो है हमारे देश में सब लोग चाहते हैं कि हम शिक्षित हों और हमारे जो बाल बच्चे हैं वो भी
शिक्षित हो जाए। ठीक है, यह है शिक्षा का महत्व। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे। अब हम लोग का अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, वो क्या, सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, यानी क्या है आपका अगला पॉइंट, सामाजिक सुधार आंदोलन। आपके सामने फिर से एक इमेज दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एक इमेज है और ये इमेज में जो जो व्यक्ति हैं, इन लोगों ने क्या किया था, समाज में सुधार के लिए एक आंदोलन किया था। ये लोग अपने अपने काल में, जब इन लोगों का जीवन काल था, उस टाइम ये लोग क्या कर रहे थे, समाज में सुधार लाने के लिए आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, जिसमें से वो क्या था, एक स्वामी दयानंद सरस्वती आपको दिख रहा होगा, स्वामी विवेकानंद, ये आपका राजाराम मोहन राय दिख रहा होगा, और ये है हम लोग का क्या, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो ये लोग बेसिकली वो व्यक्ति थे जिन्होंने समाज में सुधार करने के लिए आंदोलन चलाए थे। ठीक है, अब देखते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं क्या है। कहता है कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने, कौन, समाज सुधारकों ने समाज में बदलाव की पहल की। यानी ये लोग जो है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती, इन जैसे महान सामाजिक यानी महान समाज सुधारकों ने क्या किया, समाज में बदलाव को लेके आगे बढ़ा और उसके लिए वो लोग क्या किया, आंदोलन भी किया। ठीक है, तो ये है इसकी क्या महत्व, किसका, सामाजिक सुधार आंदोलन का। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अगला है प्यारे बच्चों हम लोग का क्या, संवैधानिक उपाय। क्या है, संवैधानिक उपाय, क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। कहता है कि संविधान ने सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए हैं। यानी जो हमारा भारतीय संविधान है वो सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान दिए हैं। जैसे हम लोग को मौलिक अधिकार प्राप्त है कि नहीं, जिसमें 3 प्रकार की न्याय दिया गया हम लोगों को, है कि नहीं। उसमें उसके बाद कई तरह के प्रावधान दिया गया है, जैसे आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, है कि नहीं, धार्मिक न्याय, ये 3 प्रकार की न्याय दिया गया है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, धार्मिक नहीं, सॉरी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार की न्याय हमारे संविधान में दिया गया है। इसी तरह से सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। ठीक, अब आगे है प्यारे बच्चों हम लोग का कि महिलाओं और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए। यानी जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं और जो पिछड़े वर्ग के पिछले वर्ग के जो लोग हैं, उन सबके अधिकारों की रक्षा के लिए, यानी जो महिलाएं हैं और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनकी संख्या कम है या जो बहुत पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, जिस स्तर से हो, शैक्षिक रूप से हो, उस तरह से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के अधिकार का हनन ना हो सके, उन लोगों से उनके अधिकार छीना ना जा सके, उनके अधिकारों को यानी सुरक्षित रखने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में कई कानून को क्या किया गया प्यारे बच्चों, कानून का प्रावधान किया गया, यानी कानून बनाए गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है हम लोग का प्यारे बच्चों, वो क्या है, मीडिया। ठीक है, क्या है, मीडिया। देखते हैं मीडिया, हम लोग ये किन चीज का पॉइंट पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, भारतीय समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन, उनकी विशेषता को देख रहे हैं, उनकी कारकों को देख रहे हैं कि किन किन कारणों से हमारे देश जो है, देश की जो समाज है, भारतीय समाज, उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उसी की क्या देख रहे हैं, कारकों को देख रहे हैं। तो अगला कारक हम लोग का क्या, मीडिया। ये दिख रहा होगा आपको, लाइव, यानी ये मोबाइल, रेडियो है, मोबाइल फोन है, कैमरा है कि नहीं, इन सब के माध्यम से ये क्या, मीडिया है। मीडिया की वजह से भी हमारे देश में, हमारे भारत की जो समाज है, समाज में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे समाज में जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है, उन सबको हमारी सरकार तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, यही मीडिया कर रहा है कि नहीं। इसलिए किसी भी देश, समाज या देश की उत्थान के लिए मीडिया का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मीडिया का होना ही नहीं, मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस देश का मीडिया स्वतंत्र होगा, वो देश बहुत ही ज्यादा उन्नति करेगा, बहुत ही ज्यादा विकसित होगा। यदि जिस देश का मीडिया स्वतंत्र नहीं होगा, उस पर किसी पार्टी का हस्तक्षेप होगा, तो निश्चित सी बात है वो देश उतनी स्तर तक अपना प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं, जिस स्तर से एक स्वतंत्र मीडिया वाले देश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हम लोग का क्या, मीडिया की खासियत। ठीक है, ये आपका इमेज के माध्यम से समझा दिए कि मीडिया क्या है।
अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं सभी चीजों को। ठीक, अगला हम लोग का पॉइंट कहता है प्यारे बच्चों कि मीडिया ने समाज में सूचना और जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिल्कुल, यदि कोई जागरूकता फैलानी हो या कोई भी सूचना देना हो, मान ले कि सरकार ने कोई चीज का क्या किया, घोषणा किया, यानी कोई नियम पारित किया कि भाई जो गांव समाज में या शहर में या फिर किसी भी क्षेत्र में जो गंदगी फैल रही है, तो उस गंदगी से निपटने के लिए एक जागरूकता फैलाने के लिए एक नियम बनाए गए हैं। और उस नियम को अब लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए भाई, सरकार तो घर घर तक जाके पहुंचाएंगे नहीं, तो वो काम कौन कर रहा है, मीडिया कर रहे हैं। यानी सरकार जो भी नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उन सभी नियम कानूनों की सूचना को कौन देता है, लोगों तक मीडिया पहुंचाती है। ठीक है, तो ये मीडिया की क्या है, खासियत है। दूसरा है प्यारे बच्चों कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक सचेत रहते हैं। क्या रहते हैं, अधिक सचेत हो रहे हैं। बिल्कुल निश्चित सी बात है, जब मीडिया नहीं था प्यारे बच्चों, तो उस टाइम हम लोग क्या करते थे, हम लोग की नॉलेज सीमित थी, है कि नहीं। बस जो किताब देखते थे, जिसको पढ़ाई से इंटरेस्ट था, जिसको किताब पढ़ने में इंटरेस्ट था, जितना पढ़ता था उतना तक ही वो सीमित था। परंतु आज के जो सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से जो लोग भले ही किताब नहीं पढ़ते हैं, परंतु वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उस चीज से देख लेते हैं कि हमको कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है और हमारी कर्तव्य क्या है, जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, अपने अधिकार और कर्तव्य को जानने के लिए वो क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं और उस चीज के लिए अधिक सचेत हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे प्यारे बच्चों हम लोग का क्या महत्वपूर्ण शब्दावली, यानी हम लोग का जो चैप्टर का जो कंटेंट था, है कि नहीं, जो कंटेंट था उस चीज को हम लोग थ्योरी को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण शब्दावली शब्द हैं, ठीक है, वर्ड्स हैं, उन सभी वर्ड्स को यहां देखेंगे। ठीक है, उसके बाद उन सभी चीज को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अब देखते हैं क्या है हम लोग का महत्वपूर्ण शब्दावली यानी की टर्म्स। सबसे पहला क्या, बहुसांस्कृतिकता यानी मल्टीकल्चरलिज्म। उसके बाद पर आपका धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। उसके बाद आपका आगे अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण शब्दावली में, जातिवाद यानी कास्टिज्म। ठीक है, उसके आगे प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या, सामाजिक असमानता यानी सोशल इनइक्वालिटी। क्या है, सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक असमानता। उसका अगला प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या, आधुनिकता यानी मॉडर्निटी। जो आधुनिकता है, हमारे देश जो मॉडर्न के ओर अग्रसर हो रहे हैं, वही है क्या, आधुनिकता। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो महत्वपूर्ण शब्द को देखें, इन शब्दों के बारे में जान लेते हैं कि ये शब्द होता क्या है। ठीक है, ये शब्द होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जातिवाद। ठीक है, जातिवाद यानी कास्टिज्म। देखते हैं कास्टिज्म क्या होता है। कहता है कि जातिवाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें जाति के आधार पर, किसके आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, यानी जातिवाद एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें धर्म के आधार पर यानी जाति के आधार पर लोगों को क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक है, और उनके बीच भेदभाव किया जाता है कि नहीं। निश्चित सी बात है, जब किसी को लोग क्या करेगा, वर्ग या उसके जाति के आधार पर उसको क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, तो निश्चित सी बात है उसके अंदर क्या हो जाएगा, भेदभाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, आपका जातिवाद। समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। यही आपका क्या प्यारे बच्चों, इमेज लाया गया जातिवाद के लिए। ठीक है, जातिवाद को हम आपको क्या करेंगे, एक इस इमेज के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले जो कंधे पर है आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक आदमी है, इसके कंधे पर एक आदमी है। सबसे पहले तो आप नीचे देखिए, एक व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई तीसरा है, उसके ऊपर एक व्यक्ति है और उसके कंधे पर एक व्यक्ति है। तो आप सोचते होंगे कि भाई ये है कौन, आखिर क्यों कोई सबसे नीचे दबे हुए हैं और क्यों कोई सबसे ऊपर किसी के कंधे पर बैठे हुए हैं। तो यही है क्या, हम लोग का जातिवाद। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर जो ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये आपका कौन है, ब्राह्मण। कौन है, ब्राह्मण। आप जानते होंगे कि जाति के बारे में हम लोग प्राचीन काल में पढ़े हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह के हम लोग कई जाति को देखे है कि नहीं। तो ठीक इसी तरह से हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में जो ब्राह्मण लोग थे, सिर्फ वही क्या बन सकते थे, साधु बन सकते थे, और वही सिर्फ वेदों का अध्ययन कर सकते थे और किसी को भी अध्ययन करने की अनुमति नहीं था। ठीक है, और उसमें से
कुछ जो शूद्र और वैश्य लोग थे उन लोगों को तो वेदों को छूने का हक तक नहीं था, उनको अधिकार भी नहीं था, और उसको मंदिरों में भी अंदर जाने की अधिकार नहीं थी, है कि नहीं। यह प्राचीन काल की बात है, परंतु आज के भारत में ये कुछ भी नहीं है। इन सभी चीजों को मिटा दिया गया और जो भी थोड़ा कुछ बचा हुआ है सरकार उसको मिटाने के लिए भी कार्यरत है। ठीक है, तो ये कौन है? एक ब्राह्मण व्यक्ति है जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, ये कौन है? क्षत्रिय है। कौन? क्षत्रिय है। उसके बाद ये कौन है? वैश्य है। उसके बाद ये प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, ये जो आदमी है शूद्र है। कौन? शूद्र है। और इसको सबसे कमजोर, सबसे निम्न जाति का माना जाता था। किसको? शूद्र को। और शूद्र को प्यारे बच्चों सब कोई गुलाम समझते थे। ठीक है, और उसको ना तो उसको किसी मंदिर में जाने के लिए दिया जाता था और न ही उसको वेदों को क्या किया जाता था? छूने दिया जाता था। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्या? जातिवाद प्राचीन काल में। ठीक है, तो यही क्या होता है प्यारे बच्चों? जातिवाद। उम्मीद करता हूं इस चित्र के माध्यम से भी आप लोग जातिवाद को समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? आगे की चीजों को देखेंगे। अब आगे प्यारे बच्चों हम लोग का अगला पॉइंट क्या, अगला टर्म्स क्या है? हम लोग का अगला बिंदु है क्या? सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता। ये सभी जो बिंदु है प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको पूछ दिया जाएगा कि जातिवाद से आप क्या समझते हैं या फिर जातिवाद क्या है, तो आपको वही दे देना है। ठीक है, उसी वही आंसर लिख देना है। अब नेक्स्ट आपका प्यारे बच्चों क्या? सामाजिक असमानता। ये भी आपको पूछ सकता है। जितने भी क्वेश्चन वो सभी आपका एग्जाम्स के लिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, ऐसे भी नॉलेज के लिए महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में इसमें से कुछ भी आपको पूछ सकता है सब्जेक्टिव में, तो आपको यही सब जवाब देना है। ठीक है, जो भी पूछेगा वो जवाब दे देना है। अब अगला क्या हम लोग का? सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक असमानता। ठीक है, देखते हैं सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है। कहता है कि सामाजिक असमानता समाज में उन परिस्थितियों को दर्शाती है जहां विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों, लिंगों और आर्थिक स्तर के लोगों के बीच संसाधनों का, अवसरों को क्या करता है? अवसरों, अधिकारों और सम्मान का असमान वितरण करता है। यानी बराबर नहीं, असमान वितरण होता है। ठीक है, यानी ये सामाजिक असमानता का मतलब है समाज में उन परिस्थितियों को दर्शाती है जब विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्म के लोगों को और आर्थिक स्तर के लोगों के बीच क्या करता है? वो संसाधनों और अवसरों और अधिकारों को असमान रूप से बांटती है। यानी कुछ धर्म के लोग ऐसे हैं जिनको अधिक अधिकार दिया गया हो, उनको ज्यादा अवसर प्राप्त हो, तो वही चीज क्या करता है प्यारे बच्चों? सामाजिक असमानताओं को दर्शाता है। ठीक है, आगे कहता है इसमें कुछ वर्गों को विशेषाधिकार भी मिलते हैं जबकि अन्य वर्गों को वंचित रखा जाता है। जो ये सामाजिक असमानता है, इसमें कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिसको विशेषाधिकार दिया गया कि इसको जो एक विशेष अधिकार दिया जा रहा है कि ये कुछ भी कर सकता है, परंतु कुछ वर्ग ऐसे जिनको उन सभी अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या प्यारे बच्चों? सामाजिक असमानता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? आगे देखेंगे। आगे हम लोग का प्यारे बच्चों क्या? धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। क्या? सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। ठीक, देखते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। कहता है कि धर्मनिरपेक्षता ऐसा सिद्धांत या नीति है जिसमें राज्य का क्या? कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है। ठीक है, और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। यानी धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी सिद्धांत या नीति है जिसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होता है और देश के अंदर जितने भी धर्म है सभी को समान सम्मान दिया जाता है। ठीक है, आगे कहता है कि इसमें राज्य और धर्म को एक दूसरे से अलग रखा गया। क्या करता है? इसमें यानी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य को अलग रखा जाता है जिससे कि सरकार धार्मिक पूर्वाग्रह या भेदभाव से मुक्त रह सके। यानी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य को एक दूसरे से अलग रखा जाता है। ऐसा इसलिए रखा जाता है ताकि जो सरकार है, उस देश की जो सरकार है, वो क्या हो सके? धार्मिक पूर्वाग्रह से अलग हो सके, यानी मुक्त हो सके, यानी आजाद रह सके। यानी उस पर किसी धर्म का हस्तक्षेप न हो सके, वो सिर्फ किसी एक धर्म के बारे में न सोचे, उससे आजाद रहने के लिए, उससे मुक्त रहने के लिए इस धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों हम लोग का क्या? बहुसंस्कृतिकता। ठीक है, क्या है? बहुसंस्कृतिकता। ठीक है, यानी मल्टीकल्चरलिज्म
कल्चरलिज्म। देखते हैं क्या कहता है बहुसंस्कृतिकता। कहता है ऐसा समाज या व्यवस्था जहां विभिन्न यानी विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, जातियों और परंपराओं के लोग समान अधिकारों समान अधिकारों और सम्मान के साथ मिलकर रहते हैं। बहुसंस्कृतिकता का मतलब यह है कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अलग अलग संस्कृति, धर्म और जाति के लोग क्या करते हैं, समान अधिकार और समान अवसर के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है, आपका बहुसंस्कृतिकता कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। आगे आपके सामने दिख रहा है प्यारे बच्चों क्या, आधुनिकता यानी मॉडर्निटी। क्या, मॉडर्निटी, आधुनिकता, मॉडर्निटी। देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि समाज में संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था में पारंपरिक मान्यताओं, किसको, पारंपरिक मान्यताओं, प्रथाओं और रूढ़िवादिता, क्या, रूढ़िवादिता से हटकर तर्कसंगत सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रगतिशील विचारधारा को अपनाना, यह औद्योगिकीकरण, विज्ञान, तकनीक, लोकतंत्र और शिक्षा जैसे आधुनिक तत्वों से प्रभावित सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यानी यह आधुनिकता क्या है कि जितने भी परंपरा है, जितने भी क्या प्रथा है और रूढ़िवादिता है, उन सब से बाहर निकलकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रगतिशील विचारधारा को अपनाता है, जिससे कि यह औद्योगिकीकरण, विज्ञान, तकनीक, लोकतंत्र और शिक्षा जैसे आधुनिक तत्वों से प्रभावित सामाजिक परिवर्तन की ही क्या प्यारे बच्चों, प्रक्रिया। ठीक है, तो हम लोग क्या किए प्यारे बच्चों, इन सभी वर्ड को देख लिए, इन महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का समापन हो गया। यानी हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर यानी सोशोलॉजी, समाजशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर भारतीय समाज एक परिचय के रूप में पढ़ रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे थ्योरी का, वो यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, इसलिए आपके सामने दिख रहा होगा क्या, ये द एंड। क्या, द एंड। यानी ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, इसका अध्ययन कर रहे थे, इस चैप्टर का यहाँ क्या होता है, एंड होता है, यानी समापन होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया और पढ़ाया। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बातें बहुत ही अच्छी से समझ में आई होगी और आप लोगों को क्लास इंटरेस्ट लगा होगा, क्लास में मजा आया होगा। ठीक है, एक बार आप लोग फटाफट से बता दीजिए कि आप लोग को क्लास कैसी लगी, क्या इंटरेस्ट लगा कि नहीं क्लास, और बातें आसानी से समझ में आई कि नहीं। ठीक है, और मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं लास्ट में कि प्लीज आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा जमकर शेयर कर दीजिए, और जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और जो चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, आप लोग सोचते होंगे सर के इस तरह की पढ़ाई जो एक अच्छे से सरल शब्दों में अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है, तो ये सभी चीज स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें अच्छे से हमको कहाँ मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे बच्चों कि ये सभी चीजें आपको सुचारू रूप से हम लोग का एक ऐप है, उस ऐप में मिलेगा। यानी हम लोग का एक ऐप है सफल एकेडमी ऐप। क्या है, सफल एकेडमी। ठीक है, ये सफल एकेडमी ऐप है हम लोग का। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या, सफल एकेडमी ऐप। इस सफल एकेडमी ऐप में इन सभी चीजों का आपको विस्तार से सारा चीज, आपको सभी सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट है आर्ट्स का, उस सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज अच्छे से अध्ययन कराया जाएगा। उन सभी का सब्जेक्टिव क्लास लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्लास होगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास होगा, डॉट क्लास होगा। उसका इन सभी चीजों का आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगा। बहुत सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, किसमें, इस सफल एकेडमी ऐप में। तो आप बोलेंगे सर हम लोग इस सफल एकेडमी ऐप के साथ कैसे जुड़े, तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, आपको नॉर्मल सा काम करना है। क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके आपको क्या करना है, सफल एकेडमी ऐप को सर्च करना है। जब आप सफल एकेडमी ऐप को सर्च करेंगे, आपके सामने सफल एकेडमी ऐप आ जाएगा। उसको आप क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। उसको इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल करके उसको क्या रजिस्टर करके उसको लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे प्यारे बच्चों, आपके सामने एक बैच दिखेगा और उस बैच को आपको क्या कर लेना, परचेज कर लेना। आप बोलेंगे सर हम जो उस बैच को परचेज करेंगे हम लोग, तो उसमें कितना रुपया हम लोग को चुकाना पड़ेगा, यानी उसका फी कितना है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इसका जो हम लोग का फी है, तो इसका फी अभी 2999 रुपए है। कितना है, 2999 रुपए। तो आप सोचेंगे सर इतना रुपया हमसे तो हो नहीं पाएगा, मेरी तो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हम लोग सभी
लोगों को देखते हुए, यानी हमारा जो देश है इसमें हम लोग पढ़ चुके, अभी खुद पढ़े कि क्या विविधता वाला देश है। यानी किसी का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है, किसी का मीडियम यानी मध्यम है, तो कोई क्या है लो यानी पिछले यानी निचले स्तर के आर्थिक स्थिति के लोग रहते हैं। तो हम लोग क्या किए प्यारे बच्चों, सभी लोगों को देखते हुए जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं उन लोगों के लिए भी हम लोग क्या किए, उन लोगों को भी देखते हुए कि वो लोग भी अपने हम लोग के साथ जो कि अपने सपनों को साकार कर सके, तो हम लोग क्या किए उसको, ये हम लोग का जो मूल फी है इसको हम लोग क्या किए क्रॉस करके अभी आप लोग के लिए एक ऑफर चल रहा है और हम लोग क्या किए प्यारे बच्चों, मात्र 699 रुपया में इस कोर्स को आपको क्या करेंगे परचेज करा देंगे। कितना? मात्र 699 रुपए में। ठीक है, मात्र 699। ठीक है, इस मात्र 699 रुपया आप पे कीजिए, उसके बाद आपको परचेज यानी ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, बहुत मिनिमम सा फी है और ये मिनिमम सा फी क्यों रखा गया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं वो भी हम लोग के साथ जुड़ के पढ़ सके, अपने सपने को साकार कर सके, इसलिए इतना मिनिमम फी रखा गया। और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि ये जो मिनिमम फी है ये आपको क्या ऑफर में रखा गया, और ये ऑफर क्या आपका लिमिटेड है, कुछ समय के बाद फिर ये ऑफर आपका खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको कितना पे करना होगा, जो इसका मूल फी है 2999 रुपए ही पे करना होगा। इसलिए आप लोग देरी नहीं करें, आप लोग सोच रहे हैं, आप लोग जल्दी से क्या करें, इस कोर्स को परचेज कर लें यानी खरीद लें। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।